हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ऑफ स्टडी इस ऐसे के बारे जानने वाले हैं। पूरा डिटेल्स में इसका पूरा डिटेल समरी जानने वाले हैं। इसमें जो कुछ कोटेशंस इंपॉर्टेंट है वो जानने वाले हैं। कुछ एमसीक्यू एसएक्यू या आरटीसी जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ को लेकर डिस्कशन आज करने वाले हैं। ठीक है। ऑफ स्टडीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें स्टडी को लेकर के बेकॉन ने अपना ओपिनियन रखा है कि स्टडी कैसे ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट करता है, कितना तरह का स्टडी होता है, कितने तरीके का इंसान होते हैं जो स्टडी से प्रभावित होते हैं, किस चीज़ के लिए स्टडी औषध जैसा काम करता है और किस चीज़ के लिए स्टडी को एक्सेसिव नहीं करना चाहिए। ये सारा बहुत उनका ओपिनियन, वैल्यूएबल ओपिनियन लेकर के ऑफ स्टडी एक ऐसे है। ठीक है। अब इस ऐसे के बारे डीप में घुसने से पहले फ्रांसिस बेकन के बारे थोड़ा सा जान लेते हैं। वो बेकन एक रेनेसा ऑथर थे। ठीक है। और सिर्फ वो ऑथर ही नहीं थे, इसके साथ साथ वो फिलोसोफर, स्टेट्समैन, साइंटिस्ट, लॉयर और जूरिस्ट भी थे। काफ़ी उनको मल्टी डायमेंशनल और मतलब ऑलराउंडर पर्सनैलिटी माना जाता है। यहाँ तक कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल और लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड के पदों में भी काम दिया है, अपना सेवा दिया है। उनको फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म और फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है। एम्पिरिसिज्म का फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेकन ने सर्वप्रथम एक साइंटिफिक थॉट लाया था अपने अप्रोच में कि हर चीज़ को ऑब्जर्वेशन से तोला जाए और उसका हिसाब से एक मेथोडोलॉजी अनुसार किया जाए। ठीक है। और इंग्लिश एसेज के फादरों को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बेकन ने ही सर्वप्रथम एक बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक तौर पे एसेज को लिखना चालू किया था और काफ़ी पॉपुलराइज भी उन्होंने किया था। ठीक है। अब उनका जो एसे कलेक्शन है ये 3 भागों में ये अपडेटेड हुआ है। सबसे पहले 1597 में आया था, तब सिर्फ 10 एसे था। उसके बाद 1612 में पब्लिश हुआ था, तब 38 एसेज था। और आखिरीकार जो पब्लिकेशन है वो 1625 में पब्लिश हुआ था 58 एसेज को लेकर। उसका जो एसे कलेक्शन, जो अपडेटेड एसे कलेक्शन है, उसका नाम था एसेज और काउंसिल सिविल मॉरल, और उसी में से एक एसे है ऑफ स्टडीज। ओके। अब चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेकन का एसे का कुछ खासियत है, ठीक है ना। कुछ खासियत है जो बेकन का हर एसे में आपको मिलेगा, वो समझ लेते हैं क्या है। बेकन का सारा एसे काफ़ी प्रिसाइज, कॉम्पैक्ट और मल्टी लेयर्ड मीनिंग वाला होता है, यानी बहुत छोटा होता है। ठीक है। जितना दरकार उतना ही बात कहा जाता है, फालतू का बात उसमें रहता नहीं, और उसमें काफ़ी सारा मीनिंग रहता है, काफ़ी सारा आपका सिग्निफिकेंस छुप के रहता है एक दो वर्ड के अंदर। ठीक है। लैंग्वेज काफ़ी सिंपल रहता है, डे टू डे कन्वर्सेशन जैसा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भारी भरकम वर्ड यूज़ कर दिया गया हो या बहुत ज़्यादा एकदम रोमांटिसाइज्ड पोएटिक लैंग्वेज यूज़ कर दिया गया हो, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिंबल या फार फिचड कुछ कंपैरिजन या हाई रिटोरिकल लैंग्वेज ऐसा को अवॉइड किया जाता है बेकन का ऐसे में। ठीक है। एक चीज़ जो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है बेकन का ऐसे समझना, क्योंकि उसमें लैटिन फ्रेज बेकन काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और उनका जो सबसे ज़्यादा खास बात है ऐसे कहते हैं, इट इज़ प्रैक्टिकल अप्रोच। ठीक है। वो हमेशा अपना ऐसे को सब्जेक्टिव या पर्सनल नहीं रखते, प्रैक्टिकल रखते हैं। ठीक है ना, कि असल ज़िंदगी में, डे टू डे ज़िंदगी में कैसे उनका एसेज से उपदेश आदमी लेकर के उसको प्रयोग कर सकता है, इस चीज़ का उनका ऐसे ध्यान रखता है। ठीक है। यूटिलिटेरियन कंसेप्ट पे भी ये बेस्ड है, यानी कि यूजफुलनेस। ठीक है। बेकन का हर ऐसे आपके लिए यूजफुल होगा। बेकन का ऐसे से लिया हुआ हर ज्ञान को आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकोगे। और जिस चीज़ के लिए बेकन का ऐसे सबसे फेमस है, बेंचमार्क कहा जा सकता है, दैट इज अफोरिस्टिक स्टाइल। अफोरिस्टिक कह सकते हैं, एक्सियोमैटिक कह सकते हैं, प्रोवर्बियल कह सकते हैं। मतलब वो काफ़ी छोटा छोटा सेंटेंस रहता है। बेकन का ऐसे आपको ज़्यादा बड़ा नहीं दिएगा, 500, 550, 600, 700, बस ज़्यादा से ज़्यादा यही लिख कर दिखेगा। ठीक है, ज़्यादातर। लेकिन उसमें छोटा छोटा सेंटेंस के जरिए ही बहुत बड़ा बड़ा बात कह दिया जाता है, या बहुत कहा जाए तो आपका यूनिवर्सल थीम्स लेके बात कह दिया जाता है, जिसको हम लोग एज अ प्रोवर्ब, एज अ मैक्सिम ट्रीट कर लेते हैं कभी कभी, है ना। तो ये कुछ उनका खासियत है। चलिए अब हम लोग चलते हैं जो समरी है। ठीक है। पूरा ऑफ स्टडीज़ का समरी है, उसको कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने ब्रेक किया है। एक एक पॉइंट को लेकर के आलोचना करूंगा और उसमें क्या क्या लिखा है वो भी आपको संक्षेप में बताता चलूंगा। तो सबसे पहले है कि पर्पस ऑफ स्टडी, कि स्टडी का उद्देश्य क्या है। 3 उद्देश्यों के बारे में यहाँ बताया गया है। एक है, पहला है डिलाइट, आनंद के लिए। दूसरा है ऑर्नामेंट, यानी रिटोरिकल यूज़, कि कैसे खूबसूरत तरीके से भाषा को यूज़ किया जाए। और तीसरा है एबिलिटी, मतलब इंसान का अपना जो कैपेसिटी है, इंसान का अपना जो सक्षमता है कोई भी काम करने का, उसको और बढ़ाने के लिए, उसको और बेहतरीन ढंग से करने के लिए। ठीक है।
देखिए डिलाइट को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हुए बेकॉन ने क्या कहा है कि स्टडी डिलाइट कैसे दे सकता है, क्योंकि स्टडी काफ़ी इंजॉयबल हो सकता है, फुलफिलिंग हो सकता है। कोई भी चीज़ अगर आप नया पढ़ रहे हो तो उससे आपको एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन आता है। मान लीजिए कोई आप नया किताब पढ़ रहे हो, ठीक है, आप कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हो, आप कोई नया जर्नल पढ़ रहे हो, कोई आप साइंटिफिक कोई चीज़ पढ़ रहे हो, कुछ भी आप चीज़ पढ़ रहे हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, आपको नॉलेज मिलता है, उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है ना। कोई चीज़ आप नया सीख रहे हो उससे भी आपको खुशी मिलता है, अपना आपका पर्सनल ग्रोथ होता है, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट बात है वो है ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट किस लिए? ऑर्नामेंट इन द सेंस आप कोई भी लैंग्वेज को या कोई भी सेंटेंस को आम तरीके से बोल सकते हो और उसी को थोड़ा सा और ब्यूटिफाइड तरीके से भी बोल सकते हो। तो अगर आप स्टडी करोगे तो आप कोई भी लैंग्वेज को बहुत खूबसूरत ढंग से पेश करना सीख जाओगे। ये भी एक आपका फ़ायदा है, ये भी एक आपका सुविधा, आपका कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगा। और जो तीसरा है वो है एबिलिटी या सक्षमता। आप जितना पढ़ाई करोगे, स्टडी जितना आप करोगे, उतना आपको क्या मिलेगा? नॉलेज मिलेगा, स्किल मिलेगा, जजमेंट पावर मिलेगा। ये सब चीज़ आप क्या कर सकते हो इससे? आप इससे अपना जो चॉइसेस है, जो भी चॉइस या डिसीजन आप लेते हो उसको और बेहतर बना सकते हो। आप टास्क को काफ़ी इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और ज़िंदगी में जितना भी आपका कॉम्प्लेक्स इशू या कंफ्यूजिंग मतलब मैटर्स आता है उसको आप और धीरज से और शांत तरीके से हैंडल कर सकोगे, ठीक है। अब इसके बाद स्टडी का जो उद्देश्य है उसके बाद बेकन आ जाता है एक्सपर्ट मैन और लर्नेड मैन का अंतर करने या दोनों का एक कंपैरिजन करने। उनका कहना है कि जो एक्सपर्ट मैन है उनका एक्सपर्टीज बस किसी एक ही फील्ड में है, ठीक है ना। लेकिन जो लर्नेड मैन है उनका एक जनरल एक्सपर्टीज या जनरल इंटेलिजेंस रहता है। कोई भी विषय उठा करके आप देख लो, उनमें वो कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई किया हुआ है और वास्ट पढ़ाई करने की वजह से उनको एक जनरल एक इंटेलिजेंस आ गया है। कोई विषय में वो लोग बेहतर डिसीजन लेते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव यूजेज ऑफ स्टडी। अगर स्टडी आप बहुत ज़्यादा कर लेते हो तो उसका भी कुछ कुछ साइड इफेक्ट्स है। क्या साइड इफेक्ट्स है? जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो तो क्या होते हो? लेजीनेस आ जाता है, बाकी चीज़ में आपका लेजीनेस आ जाता है। बस दिन भर आप पढ़ाई में ही घुसे रहे, ना आप खेल कूद किए, ना आप कोई जगह पार्टिसिपेट किए, ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ किए, ठीक है। तो ये सब चीज़ में थोड़ा स्लॉथनेस, लेजीनेस आ जाता है। फिर एक कि आप अगर ऑर्नामेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हो, ठीक है, ब्यूटीफाइड लैंग्वेज कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा यूज़ करने से क्या हो जाता है ना, वो एफेक्टेशन बन जाता है, वो शो ऑफ बन जाता है, वो भी कोई अच्छा चीज़ नहीं है। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा बुकिश नॉलेज आप गेन कर लेते हो और हर सिचुएशन को बस वो बुकिश नॉलेज के तहत ही आप संभालने का कोशिश करते हो, तो क्या होता है? आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग पावर होता है ना वो कम होता जाता है। खुद से सोचने का, चार पास का परिस्थिति से सीखने का जो है वो आपका कम हो जाता है। इस चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है नेचुरल प्लांट का, क्योंकि नेचुरल प्लांट जो ग्रो तो नेचुरली करते हैं लेकिन उनको प्रूनिंग का दरकार पड़ता है। प्रूनिंग इन द सेंस आर्टिफिशियली कटिंग, मैनुअल कटिंग, थोड़ा थोड़ा उसको काट देना, छाट देना, जिससे कि उसका ग्रोथ और बेहतर हो जाए। तो ठीक वैसे स्टडी भी वही काम करता है कि आपका एबिलिटीज नेचुरल है लेकिन उसको थोड़ा सा वो और छाट देता है, उसको वो और हिसाब से थोड़ा ग्रूम कर देता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी एंड एक्सपीरियंस। अब स्टडी और एक्सपीरियंस का जो आपसी संबंध है वो क्या है? ये स्लाइड में एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये जो ऊपर वाला हेडिंग है ना, इसका डिस्क्रिप्शन गलती से नीचे वाला में चल गया है, तो थोड़ा सा इसको स्वाइप अप कर लीजिएगा। मतलब रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी एंड एक्सपीरियंस के नीचे जो डिटेल्स लिखा है वो एक्चुअली डिफरेंट अप्रोचेस फ्रॉम डिफरेंट मैन, नीचे वाला हेडिंग का होगा, और नीचे वाला हेडिंग का डिस्क्रिप्शन ऊपर वाला में होगा। थोड़ा सा स्लाइड में गड़बड़ी आ गई है, प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। मैं सही बताने का टाइम में अभी सही डिस्क्रिप्शन देता हूँ, आप अगर इसको पढ़ रहे हैं या स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो उस वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो स्टडी और एक्सपीरियंस के बीच जो संबंध है वो ये है कि स्टडी क्या करता है? आपको गाइड करता है ना। आपका जो नेचुरल एबिलिटी है, थोड़ा देर पहले मैंने प्रूनिंग का इंस्टेंस दिया ना, वही चीज़ है कि आपका जो नेचुरल प्राकृतिक सक्षमता है उसको और सही गाइडेंस देता है और उसको इम्प्रूव करता है, ग्रूम करता है। लेकिन सिर्फ स्टडी ही काफ़ी नहीं है, आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, क्योंकि अगर सिर्फ आप स्टडी में ही बेस करोगे तो क्या होगा? आपको थियोरेटिकल नॉलेज तो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, थियोरेटिकल ऑप्शंस तो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन लाइफ का किस वक्त में, किस सिचुएशन में कौन सा थ्योरी का प्रयोग करना है, यही चीज़ आप सीख नहीं सकोगे। ये चीज़ आपको कौन सिखाएगा? एक्सपीरियंस सिखाएगा। तो एक तरीके से स्टडी और एक्सपीरियंस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटरी है, परिपूरक है। एक के बिना दूसरा अधूरा है और एक के साथ दूसरा मिल जाए तो बेहतरीन है, ठीक है।
अब आते हैं डिफरेंट अप्रोचेस फ्रॉम डिफरेंट मेंस टू स्टडी। अलग अलग आदमी कैसे स्टडी का प्रति अपना मनोभाव बदलते हैं, स्टडी को हर कोई अपना यूज या उसको कैसे देखता है। जो आपका क्राफ्टी मैन है ना, क्राफ्टी मैन इन द सेंस जो कनिंग पीपल है, ठीक है, धूर्त जिसको हम लोग कहते हैं, श्रूड पीपल कहते हैं, ठीक है, जो दूसरे आदमियों को अपना फायदे के लिए मिसगाइड करते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्टडी को क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों स्टडी को क्रिटिसाइज करते हैं? क्योंकि उन लोगों को भली बात ही पता है अगर सब लोग स्टडी बढ़िया से कर लेगा तो सब लोग अलर्ट हो जाएगा, सब लोग का अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर जाएगा, तब वो लोग जो सबको बुड़बक बना रहे थे वो और होगा नहीं, है ना। अच्छा, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी कॉमन मैन है वो क्या करते हैं, वो स्टडी को एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि स्टडी अच्छा चीज़ है और उससे हम लोग का ज़िंदगी में अच्छा डिसीजन मेकिंग वगैरह हम लोग कर सकते हैं, ज़िंदगी सुधरेगा। लेकिन जो वाइज मैन है ना, जो समझदार व्यक्ति है, वही सबसे ज़्यादा फायदा उठाते हैं स्टडी का। क्यों? बिकॉज दे यूज इट, वो स्टडी को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, और इसीलिए वही लोग सबसे ज़्यादा बेहतर इसका यूज उठाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि व्हाई शुड वी स्टडी, मतलब स्टडी का जो उद्देश्य है वो क्या है, क्यों हम लोग पढ़ाई करें। तो बेकन ने कहा है कि स्टडी का उद्देश्य ये नहीं है कि आप कोई भी चीज़ को एकदम अंधविश्वास जैसा मान लो या हर चीज़ के खिलाफ एकदम अंधे जैसा सवाल खड़ा करना शुरू करो। कंप्लीट ऑब्जेक्शन ये भी स्टडी का उद्देश्य नहीं है, कंप्लीट सबमिशन या एक्सेप्टेंस ये भी जो स्टडी है उसका उद्देश्य नहीं है। यहाँ तक कि स्टडी का उद्देश्य ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप मतलब ज्ञान भरी बातें करो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा आप सुंदर तरीके से रिटोरिकल लैंग्वेज यूज़ करके भारी भरकम सुंदर वर्ड यूज़ करके अपना जो मतलब शो ऑफ है वो दिखाओ। स्टडी का उद्देश्य ये है कि हम लोग को वे एंड कंसिडर करना है, मतलब कोई भी चीज़ का जो इम्पोर्टेंस है ना, वैल्यू या इम्पोर्टेंस है, उसको समझना है। वे मतलब उसको समझना, उसका आंकलन करना, और क्या करना है, उस लिहाज से उस चीज़ को बाकी सारा चीज़ के मुकाबले प्रायोरिटाइज करना सीखना है। कोई भी चीज़ को अगर हम लोग सही मायने में उसका वैल्यू कंसिडर कर पा रहे हैं और उसको प्रायोरिटाइज कर पा रहे हैं या उसको उस हिसाब से विचार कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स वी हैव फुलफिल्ड द इंटेंशन ऑफ स्टडी। अब आते हैं हाउ शुड वी स्टडी, मतलब कैसे हम लोगों को पढ़ाई करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, एक्सप्लेनेशन आता है, तो ध्यान से समझिएगा। कुछ यहाँ पे बुक्स का टाइप के बारे भी बेकॉन कहे हैं कि किस टाइप का बुक को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। कुछ किताबें हैं जिसको आपको क्या करना चाहिए, पार्टली पढ़ना चाहिए, मतलब पूरा नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ ही बस हिस्सा उसको पढ़ने लायक है उसको पढ़ना चाहिए। इसको बेकॉन ने कहा है टेस्ट, कि कुछ बुक को टेस्ट करना है बस। अच्छा, फिर क्या बोला है, कुछ और किताब है जिसको आपको पढ़ना तो पूरा है लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान देके या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होके नहीं, जस्ट ऊपर ऊपर एक बार पढ़ लेना है, जस्ट फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। इसको उन्होंने कहा है स्वॉलोड, यानी निगल जाना। हम लोग जब कोई खाना को निगलते हैं मतलब क्या, उसको चबाने में या उसको बढ़िया से खाने में हम लोग को तो इंटरेस्ट लगता नहीं, लेकिन खाना पड़ता है इसलिए निगल लेते। तो वैसे ही कि आपको बुक में उतना इंटरेस्ट लेना है नहीं, जस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो इन्फॉर्मेशन गैदर कर लो कोई भी तरीके से। और एक तरीके की किताब होता है जिसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत जेन्युइननेस से पढ़ना है, इंटरेस्ट लेके पढ़ना है और एक एक वर्ड उसका पढ़ना है। इसको कहा जाता है च्यूड एंड डाइजेस्टेड, बढ़िया से चबा करके हजम कर जाना, मतलब इसका जो भी नॉलेज है उसको आपको अपना अंदर समा लेना है। अब क्या करना है, कुछ बुक ऐसा भी है जिसको आपको डेप्यूटी के सहारे पढ़ना है। डेप्यूटी यानी असिस्टेंट, मतलब कोई और, मान लीजिए कोई और पढ़ लिया, फिर वो आपको एक समराइज तरीके से बोल दिया, ठीक है। लेकिन ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हर बुक को डेप्यूटी से नहीं पढ़ना, बस जो बुक का इंपॉर्टेंस कम है उसी को समराइज वे में पढ़ना है। क्योंकि समरी जब भी आप कोई किताब का निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो जस्ट एक जिस्ट बन जाएगा, वो उसका वैल्यू पूरा किताब जितना नहीं रहेगा। यहाँ पे एक बहुत सुंदर तुलना बेकर ने किया है डिस्टिल्ड वाटर के साथ डिस्टिल्स बुक का। डिस्टिल्ड बुक इन द सेंस समराइज्ड बुक, ठीक है, और डिस्टिल्ड वाटर मतलब कि जो आपका कुछ उसमें मिनरल्स नहीं होता, एकदम क्लियर, सिर्फ और सिर्फ वाटर और कुछ नहीं। तो डिस्टिल्ड वाटर में क्या होता है, उसमें जो उसका अच्छाई है, मिनरल्स की वजह से जो उसमें न्यूट्रिशन था वो कम हो जाता है और वो बस एक दिखाने का, देखनदारी वाला चीज़, शोई चीज़ रह जाता है, असल में कुछ काम का बहुत ज़्यादा रहता नहीं। तो समराइज बुक भी वैसा ही है, ठीक है, वो भी देखने के लिए बहुत बढ़िया है, छोटा सा है, कॉम्पैक्ट सा है, लेकिन उसमें आपको बहुत मतलब कंसिडरेबल ज्ञान तो नहीं मिलने वाला है। अब नेक्स्ट हम लोग चलाते हैं इफेक्ट ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड कन्वर्सिंग। आप अगर पढ़ते हैं, लिखते हैं और बातचीत करते हैं तो उसका आपका चरित्र में या व्यक्तित्व में क्या असर पड़ता है। बेकन ने कहा है
कि रीडिंग आप जितना पढ़ोगे उतना आप क्या बनते जाओगे, फुल मैन। फुल यहाँ किस चीज़ का परिपूर्णता, आपका ज्ञान का परिपूर्णता, आपका नॉलेज उतना ही बढ़ते चला जाएगा। कन्वर्सेशन या डिस्कशन आप जितना करोगे उतना आप क्या बनते चले जाओगे, रेडी बनते चले जाओगे। मतलब कोई भी सिचुएशन, कोई भी हालात को मतलब फेस करने के लिए प्रस्तुत रहोगे, बिकॉज यू आर एबल टू डिस्कस एनीथिंग, ठीक है ना। और जो लिखना है, राइटिंग, वो आपको एक एग्जैक्ट मैन बनाता है। एग्जैक्ट मैन क्यों? क्योंकि लिखना हमेशा आपका एक तरीके का एग्जैक्टनेस का प्रतीक होता है। जब तक आप क्लियर नहीं हो कोई चीज़ के बारे, तब तक आप उसको लिख नहीं सकते। आप भले बिना क्लियर होकर कुछ चार बात बोल दे सकते हो, लेकिन बिना संपूर्ण क्लैरिटी के आप कोई चीज़ को ढंग से लिख नहीं सकते। तो अगर किसी को लिखने का बहुत प्रैक्टिस है, दैट मीन्स उसको कोई भी चीज़ को क्लियरली समझना आता है, ठीक है। अब इस चीज़ का अगर कमी हो तो उसको कंपेंसेट भी करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति को अगर लिखने का स्किल ज़्यादा नहीं है, तो उसको मेमोरी बहुत अच्छा होना पड़ेगा उसको कंपेंसेट करने के लिए। किसी को मान लीजिए कि ज़्यादा उसका पढ़ाई नहीं है, स्टडी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो उसको क्या होना पड़ेगा, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो, उसका अगर नॉलेज नहीं भी हो तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, विट काम में लगा के वो निकल जाए। और अगर किसी का पास क्या नहीं है, कन्वर्सेशन करने का क्षमता नहीं है, तो अच्छा सॉरी मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया। अगर कन्वर्सेशन करने का क्षमता नहीं है तो उसके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, ताकि वो कोई भी सिचुएशन से निकल सके। और अगर किसी के पास नॉलेज यानी रीडिंग में कोई अगर कमज़ोर है, तो उसका पास कनिंग होना बहुत ज़रूरी है, उसका पास श्रूडनेस, चालाक होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो बिना नॉलेज का भी अपना चालाकी का सहित निकल जाए, ठीक है। अब है रोल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी। अब ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग टाइप का स्टडी का वो बेकन सजेस्ट किए हैं, ठीक है। जैसे दवा खाने से हम लोग का जो शरीर का अस्वस्थता है वो बेहतर हो जाता है, ठीक वैसे ही हम लोगों का कैपेबिलिटी वर्धन करने के लिए सबसे बढ़िया बेहतरीन दवा क्या है, स्टडी। वो भी डिफरेंट टाइप का स्टडी। जैसे बेकन बताया है कि अगर कोई हिस्ट्री स्टडी करे तो वो उसको क्या बनाता है, समझदार बनाता है, वाइज बनाता है। कोई अगर पोइट्री को स्टडी करे तो क्या होता है, वो काफ़ी, उसका अंदर जो एस्थेटिक्स है, उसका जो सौंदर्य बोध है, ठीक है, उसका जो रस बोध है, वो काफ़ी इंप्रूव होता है। मैथमेटिक्स स्टडी करने से क्या होता है कि उसको डिस्टिंग्विश और कैलकुलेशन का एबिलिटीज़ मिलता है। कोई भी चीज़ को वो काफ़ी फाइन तरीके से देखेगा, तौलेगा, समझेगा, ठीक है। अगर कोई फिलॉसफी पढ़ता है तो उसका नॉलेज या उसका जो रियलाइजेशन पावर होता है, उसका डेप्थ बढ़ जाता है, कोई भी चीज़ को बहुत गहराई से जा करके सोच समझ सकता है, ठीक है। कोई अगर एथिक्स पढ़े, एथिक्स यानी मोरालिटी, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो वो काफ़ी जेन्युइन और सीरियस हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई रिटोरिक पढ़ता है या लॉजिक पढ़ता है, तो उसको कोई भी चीज़ को लॉजिकली प्रेजेंट करने का या तर्क करने का क्षमता उसमें आ जाएगा, वो कोई भी चीज़ को अंधा विश्वास नहीं करेगा। और स्टडी का सबसे बड़ा फायदा यही है कि स्टडी आपका जो बिहेवियर है, आप कांस्टेंट अगर स्टडी करो तो आपको बिहेवियर को परमानेंट चेंज कर सकता है, और जनरेशन तक जनरेशन ये चेंज चलता रहेगा, ओके। यही सबसे खूबसूरत बात है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि एक्सरसाइज के जरिए, यहाँ पे एक्सरसाइज के साथ बेकर ने, या एकदम अंतिम पर्याय में आ गए हैं हम लोग, एक्सरसाइज के साथ बेकर ने किस चीज़ का तुलना किया है, स्टडी का तुलना किया है। कि जैसे एक्सरसाइज करने से हम लोग का जो डिजीज़ है वो क्योर हो जाता है, हल हो जाता है, ठीक वैसे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडी करने से हम लोग का जो मानसिक कुछ डिफेक्ट रहता है वो भी हल होता है। इसलिए पहले उन्होंने क्या बताया है, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज का डिस्क्रिप्शन दिया है। जैसे अगर कोई बॉलिंग करता हो, बॉलिंग यहाँ पर रहता है ना कि कुछ आपका डंडा जैसा रहता है, उसको एक गोल बॉल आप ऐसे गिरा देते हो और वो सीधे जाके उसको डंडा को गिरा देता है, तो उसको बॉलिंग कहा जाता है। तो बॉलिंग करने से क्या आपका किडनी स्टोन नहीं होगा, क्योंकि आपका बावल मूवमेंट होता रहेगा, ठीक है। अगर आप शूटिंग करते हो ना, तीरंदाजी करते हो, तो क्या चीज़ होगा, वो आपका लंग्स को स्ट्रांग रखेगा, लंग्स को स्ट्रांग रखेगा, ब्रीदिंग समस्या नहीं होगा। अगर आप चलते हो, ठीक है ना, वो उससे क्या होगा, आपका स्टमक हेल्दी रहेगा, आपका गट मूवमेंट्स होता रहेगा, आपका डाइजेशन प्रॉब्लम कम हो जाएगा। और अगर आप राइडिंग करते हो, हॉर्स राइडिंग करते हो, घुड़सवारी, तो आपका जो दिमाग है उसका क्षमता बढ़ेगा। कैसे? क्योंकि हॉर्स राइडिंग के टाइम में बॉडी को बैलेंस करने का क्षमता, कोऑर्डिनेशन का क्षमता बहुत ज़्यादा लगता है, तो ब्रेन इस चीज़ में और ट्रेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया कि कुछ शारीरिक सक्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज। अब एक सिमिलरली तरीके से मानसिक सक्षमता को बढ़ाने के लिए क्या क्या एक्सरसाइज या क्या क्या स्टडी किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी हम लोग को रिकमेंड कर रहा है कि अगर किसी को अटेंशन या फोकस देने में समस्या हो, एक जगह कहीं मनोयोग ज़्यादा देर तक नहीं लगा पाता है, तो उसको किस चीज़ को ज़्यादा प्रैक्टिस करने बोलो, मैथमेटिक्स ज़्यादा प्रैक्टिस करने बोलो। क्योंकि जहाँ कुछ उसका नज़र या ध्यान एक सेकेंड के लिए बाहर हटा,
तो पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा, दोबारा उसको शुरुआत से चालू करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर कोई मैथ में पक्का है तो उसका ध्यान एक जगह वो लगा के रख सकता है, ये चीज़ उसका इंप्रूव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कोई अगर फिलोसॉफी स्टडी करता है तो उसका क्या चीज़ होगा, वो जो एक चीज़ को दूसरे चीज़ से अलग नहीं कर पाता, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, उस चीज़ में वो एकदम माहिर हो जाएगा। क्योंकि जो फिलॉसफी है ना वो एकदम हेयर स्प्लिटिंग डिस्कशन करता है, एकदम एक एक चीज़ को लेके इतना बारीकी से लेके डिस्कशन करता है कि आदमी का फिर और मतलब वो एकदम उस विषय में वो माहिर हो जाएगा, ठीक है ना। और एक क्या बात है कि अगर किसी को कोई बात को गहराई में जा कर के समझना नहीं आता है, या फिर वो अपने जो मंतव्य है, अपना कुछ जो आइडिया है उसको सही से एविडेंस नहीं कर पाता, सही से एग्जाम्प्लीफाई नहीं कर पाता, तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि लॉयर्स का केस स्टडी करो। लॉयर्स का केस स्टडी करने से क्या होगा कि तुमको समझ में आएगा कि लॉयर्स लोग कैसे अपना वक्तव्य का बयान में समर्थन देते हैं, कैसे वो लॉजिकली अपना केस फॉलो करते हैं। ओके, तो दैट इज़ द थिंग। अब क्या है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस फ्रॉम टेक्स्ट देख लेंगे जो आरटीसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सारा आप लोग देख लीजिए, मैं और पढ़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। दरकार पर तो स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरटीसी के लिए, ठीक है। मैंने आपको इसका जो मतलब है ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ही दिया है समरी का टाइम। ये देख लीजिए, ये भी कुछ है। अच्छा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कंपैरिजन, दो आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन यहाँ पे ध्यान रखना है। एक है आपका नेचुरल एबिलिटीज़ के साथ नेचुरल प्लांट्स का जो तुलना किया गया, ठीक है, वो स्टडी और एक्सपीरियंस का जो मैं आपसी संबंध समझा रहा था तब बताया था, याद है, वो वाला एक ध्यान रखना है। और दूसरा क्या बहुत इंपॉर्टेंट सिमिली या कंपैरिजन है, डिस्टिल्ड बुक्स के साथ डिस्टिल्ड वाटर का तुलना किया गया। डिस्टिल्ड बुक यानी समराइज्ड बुक, जिसमें उसका सारा ज्ञान नहीं होता, कुछ कुछ छूट जाता है, तो ठीक वो भी डिस्टिल्ड वाटर जैसा ही होता है। डिस्टिल्ड वाटर में भी कुछ मिनरल्स छूट जाते हैं, तो पूरा पुष्टि या पूरा फायदा नहीं मिलता, तो ये दोनों ध्यान रखना है। अच्छा, अब लैटिन एक्सप्रेशन अगर मान लीजिए सवाल आ जाए, ये एमसीक्यू में आ सकता है या एसएक्यू में भी आ सकता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। दो लैटिन एक्सप्रेशन हम लोग इस पूरा हिस्से में देखने को मिलता है। सबसे पहला है एब्यूंट स्टडिया इन मोड्स, मतलब स्टडीज पास इनटू कैरेक्टर, कि जितना स्टडी आप करोगे वो आपको कैरेक्टर में चेंज लाएगा, कैरेक्टर को इंप्रूवमेंट बेहतर बनाएगा। और दूसरा क्या है, सिमिनी सेक्टर्स। सिमिनी सेक्टर्स मतलब स्प्लिटर्स ऑफ एयर, एकदम बाल चीरने वाला, यानी बहुत बारीकी से, बहुत गहराई से जाके हर एक बात को तय तक जाके डिस्कशन करने वाला, ठीक है। तो ये था पूरा ऐसे, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और भी एसेज और शॉर्ट स्टोरी नॉवेल का समरी हम लोग बहुत जल्दी अपने चैनल में लाने वाले हैं, तो प्लीज़ कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक्स फॉर